एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी सुपर ग्रेड्स बाय टॉप रैंकर्स। मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम जानने वाले हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे बहुत ही साधारण और आसान शब्दों में कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। आपको मालूम है कि मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या फंक्शंस, है ना, जिसमें एक फिक्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होती हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि सर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि हम मैट्रिक्स पर एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज करता क्या है? ट्रांसपोज करता क्या है? तो एक तरह से अगर मैं बात करूं, ट्रांसपोर्टेशन, एक चीज एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो कुछ ऐसा कुछ हो रहा होगा। बट एक्चुअली में क्या होता है? एक्चुअली में होता है स्वैपिंग। एक्चुअली में क्या होती है? स्वैपिंग। मतलब स्वैपिंग का मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास में कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए 2 4 4 2, अगर कोई मैट्रिक्स है 2 4 4 2 और आप इसकी जो फर्स्ट रो है इसको स्वैप करते हो इसकी फर्स्ट कॉलम से, यानी कि आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हो, यानी कि जो फर्स्ट कॉलम है वो आपकी फर्स्ट रो बन जाएगी। उसी तरह से आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहां पर फिर से आपको लिख के बताऊं कि ए बी सी डी, अगर ये आपके पास मैट्रिक्स है, आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, तो यहां पर अगर ये एक मैट्रिक्स था तो ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। अच्छा, मतलब ट्रांसपोज का मतलब एक्चुअली में आपके रो और कॉलम का इंटरचेंज करना होता है। मतलब ये अपनी जो पोजीशन है इसको इंटरचेंज करती हैं। कौन क्या बन जाता है, कौन किसकी जगह लेता है? रो वन सी वन, सी वन रो वन, ओके। रो टू सी टू, सी टू रो टू, अच्छा। रो थ्री सी थ्री, सी थ्री रो थ्री, अच्छा, समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये स्वैपिंग आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक मेरे ख्याल से कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बुकिश डेफिनेशन देख लेते हैं। आपके पास में अगर एक मैट्रिक्स है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे, जिसका ऑर्डर जो है वो m बाय n का है, तो अगर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो हम या तो ए के ऊपर टी लिखते हैं या तो कई बार ए के ऊपर डैश भी लगा देते हैं। तो ए डैश या ए का ट्रांसपोज, ए पे पावर टी या ए पे पावर डैश, ये रिप्रेजेंट करता है ए का ट्रांसपोज। और जब भी ऐसा कोई साइन यूज होगा वो आपको मेंशन करेगा कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, अगर उसने ए टी लिखा है तो आपको बताएगा कि ए टी जो है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए है। ए डैश अगर यूज करेगा तो ए डैश जो है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए है। ठीक है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो अगर आपके पास में एक मैट्रिक्स है जिसे आप ए आई जे से डिनोट करते थे, एम बाय एन ऐसे लिखते थे, तो अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो एक्चुअली में ये जो ए आई जे है ये क्या बनेगा? आपका ए जे आई बनेगा। और यहां पर जो m बाय n था ये आपका n बाय m बन जाएगा। सर कैसे? अरे देखो, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। मान लो यहां पर लिखा है 1 2 3, यहाँ लिखा है 4 5 6, यहाँ लिखा है 7 8 9। अब आप देख रहे हो कि ये 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, हाँ ठीक है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं, ध्यान से देखना, तो ये क्या बनेगा? 1 2 3, जो फर्स्ट रो थी वो फर्स्ट कॉलम बन गई, जो सेकंड रो थी वो सेकंड कॉलम बन गई, जो थर्ड रो थी वो आपकी थर्ड कॉलम बन गई। अब मुझे एक चीज बताइए, हम पोजीशन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो है ये कौन सा पोजीशन है जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था मेरे पास, तो आप बोलोगे ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। अगर मैंने ट्रांसपोज ले लिया है तो ए आई जे ए जे आई बन गया होगा, ए आई जे ए जे आई बन गया होगा, यानी A12 A21 बन गया होगा। A21 मतलब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो ये जो है ये आपका सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो यही वो कह रहा है कि जो ए आई जे है वो ए जे आई बन जाता है। बात समझ में आ रही है? दूसरा, इस मैट्रिक्स में 3 रो और 3 कॉलम थे तो अभी भी इसमें 3 रो 3 कॉलम ही होंगे, इसमें अभी भी 3 रो 3 कॉलम होंगे। बट अगर मैं आपसे बात करता हूं कि यहाँ पर 1 2 3 है, 4 5 6 है, और यहाँ पर ये
दो रोज और तीन कॉलम्स हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये दो रोज और तीन कॉलम है। अगर मैं इसको बोलता हूं कि ये ए है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा उसमें क्या होगा, उसमें 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास एक मैट्रिक्स आएगा जिसके अंदर तीन रो है और दो कॉलम है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर भी A12 बन जाएगा। आप देख लो, A12 आपका A21 बन जाएगा, बट M/N जो है वो N/M बन जाएगा। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, इजी, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो M/N पलट के N/M बनेगा, तो भी वो दोनों चीजें बराबर ही होंगी, क्योंकि 3/3 को हम पलट के 3/3 ही लिख सकते हैं, 2/2 को पलट के हम 2/2 ही लिख सकते हैं। सिंपल, आसान, सरल, इजी। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। जब हम किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी रो को जब हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बन जाता है। अब ये जो ट्रांसपोज होता है ये किसका होता है, रो 1 का C1 में, रो 2 का C2 में, रो 3 का C3 में। बात समझ में आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दो बार ले लेंगे, तो वो फिर से वही मैट्रिक्स बन जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, आपने इसका एक बार ट्रांसपोज लिया तो ये बन गया 1 2 3 4। अब मैं इसका फिर से ट्रांसपोज ले रहा हूं, यानी ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर है 1 3 2 4 का ट्रांसपोज। आप चेक कर लो, ये 1 3 और ये 2 4 ऐसा बन जाएगा। आप देख लो कि ये जो चीज है, क्या ये एक मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स था, इनिशियल मैट्रिक्स था, उसके बराबर है। हाँ, तो आप बोलोगे ए का ट्रांसपोज हमेशा ए होता है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, तो ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सर अगर दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हैं या आपस में सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, और हम इन दोनों का अगर ट्रांसपोज लेते तो क्या होता। मैंने कहा देखो, प्लस पर और माइनस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं इंडिविजुअली इन दोनों का अपना अपना ट्रांसपोज हम ले लेते। तो इस केस में आपको मिलता ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, सेम यहां भी ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, मगर बीच में अगर प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, बस खत्म। इतना ही करना था और कुछ करना ही नहीं था। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले पॉइंट की। यहां लिखा है के ए का ट्रांसपोज। अब के जो है वो यहाँ पर स्केलर है, स्केलर मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2a लिखा हुआ होता, तो अगर मैं ट्रांसपोज ले रहा हूं तो 2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसका कोई मतलब नहीं है, उस पर कुछ भी ट्रांसपोज जैसा अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम 2 को बाहर कर देंगे, 2 को बाहर कर देंगे तो यहां पर a का ट्रांसपोज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं इस पूरे कैनवस को क्लियर करता हूं, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, बोर्ड पे भी और लाइफ में भी। ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा है ए बी का ट्रांसपोज। अब ए बी का ट्रांसपोज मालूम है कि ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप उसका ट्रांसपोज ले रहे हो, तो ए का ट्रांसपोज भी होगा, बी का ट्रांसपोज भी होगा, और वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी दिखाई देंगे। बट यहां पर स्पेशली आपको ध्यान देना है कि जब हम ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं तो ये उल्टा ओपन होता है, यानी कि पहले बी का ट्रांसपोज लिखना है और फिर ए का ट्रांसपोज लिखना है। एक्चुअली में न्यूमेरिकली अगर मैं बात करूं, तो अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर आपको एक मैट्रिक्स मिला, ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे जो मिलेगा उसको मैं एक नया मैट्रिक्स मान रहा हूं, उसका जब आप ट्रांसपोज लोगे तो रिजल्ट वही आएगा जो आप बी के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करोगे ए के ट्रांसपोज से। क्या कहा मैंने कहा कि आपके पास में एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, आपने ए इंटू बी किया, यानी कि आपने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक सिंगल मैट्रिक्स मिलेगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप ए बी का ट्रांसपोज करो, यानी कि आप इसका ट्रांसपोज करो, तो जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो जो आपको मिलेगा वो तब भी मिलेगा जब आप बी के ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे। बात समझ में आ रही है, तो रिजल्ट सेम आएगा, बट हमें इसको याद रखना है क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम एज इट इज यूज करते हैं बहुत सारे सवालों में, कि अगर ए बी का ट्रांसपोज ले रहे हो
तो सामने क्या आएगा, सामने पहले बी का ट्रांसपोज आएगा, फिर ए का ट्रांसपोज आएगा। तो ये आपको याद रखना है। बात समझ में आ रही? सेम अगर दो की जगह तीन लोग होते तो फिर ए बी सी है तो पहले सी का ट्रांसपोज लिखो, फिर बी का लिखो, फिर ए का लिखो। ठीक है, तो पहले सी, फिर बी और फिर ए लिखो। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? आगे बढ़ सकते हैं। चल, तो कुछ सवाल कर लेते हैं और फिर हम बात करेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से और कितने टाइप ऑफ सवाल बन सकते हैं और किन किन जगह पे इनका यूज होता है। बट पहले कुछ सवाल कर लेते हैं इस बेसिस पर जो अभी तक हमने सीखा। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 by 2 का और आपसे बोल रहा है कि a प्लस ए डैश मतलब a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। आई यहां पर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 होंगे, उसके अलावा बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा की वैल्यू क्या होगी अगर a प्लस ए डैश आई के बराबर है, तो ऐसा आपसे पूछा गया है। तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, पहले मैं बोलूंगा कि a जो मैट्रिक्स है वो मेरे पास क्या है, वो है मेरे पास cos अल्फा, sin अल्फा, माइनस sin अल्फा, cos अल्फा, और फिर हम a का ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो ये इसका ट्रांसपोज मतलब इस पे हम इसकी रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे, तो हम सीधे लिख देते हैं cos अल्फा माइनस sin अल्फा, sin अल्फा, cos अल्फा, और इसका मुझे ट्रांसपोज लेना है। तो ये मुझे फाइनली क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है cos अल्फा माइनस का sin अल्फा, फिर sin अल्फा और ये cos अल्फा। ये चीज मुझे मिलने वाली। अब मेरे पास a है, a का ट्रांसपोज है जिसको मैंने a डैश से यहाँ पर डिनोट किया सवाल में। ठीक है, तो अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, ध्यान से देखना, a प्लस ए का डैश अगर मैं ऐड करता हूं, ध्यान से देखना मुझे क्या मिलने वाला है। तो मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है, यहाँ पर मुझे मिलने वाला है cos अल्फा, यहाँ पर कितना है माइनस का sin अल्फा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है sin अल्फा, यहाँ पर क्या है cos अल्फा, फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा cos अल्फा, यहाँ पर माइनस का sin अल्फा, यहाँ पर आपका मिलेगा sin अल्फा और यहाँ पर मिलेगा आपका cos अल्फा। इनको मैं ऐड करूंगा तो ये बराबर है आई मैट्रिक्स के, यानी कि 1 0 0 1 के बराबर है। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, इजी। अब अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो जब दो मैट्रिक्स ऐड होते हैं तो करस्पॉन्डिंग प्लेसेस पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं, यानी कि इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट उसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ऐड हो जाएगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो cos अल्फा ये आ जाएगा आपके पास 2 cos अल्फा, माइनस अल्फा प्लस अल्फा ये हो जाएगा 0, ये भी सेम 0, और यहां से क्या आ जाएगा 2 cos अल्फा। इसको क्लोज किया अपन ने, ये बराबर है आपका 1 0 0 1 के। अब अगर हम इसको इक्वेट करेंगे, यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगेगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो वो तभी बराबर हो सकते हैं जब उन दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट्स हैं वो भी बराबर हों। मतलब अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया A1 2B और ये बराबर कर दिया मैंने 2 1 2 3 के, तो अगर ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट्स होंगे वो बराबर होंगे। इसका मतलब A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 3 है। बात समझ में आ रही है? तो जब भी दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो तभी पॉसिबल है जब दोनों के करस्पॉन्डिंग पोजीशन के जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि इसका A11 इसका A11, इसका B11 इसका B11, इसका A12 इसका A12 ऐसे होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स बराबर है। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं बात करता हूं, कंपेयर करता हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर जो 2 cos अल्फा है वो मेरा 1 के बराबर है, यानी कि जो cos अल्फा है वो 1/2 के बराबर है। अब cos में किस एंगल पे आपको 1/2 मिलता है, तो आप बोलोगे सर 60 डिग्री पर मिलता है। 60 डिग्री का मतलब होता है आपका π/3। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है, π/3। इसका मतलब हमसे जो पूछा गया था वो अल्फा के बारे में ही पूछा गया था, तो ये हमारा क्या है, π/3। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की है तो बता दीजिए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली ए और ए के ट्रांसपोज के बारे में आपको पता होना चाहिए था। बेसिक मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको पता होना चाहिए, और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स अगर आपस में बराबर हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों की करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे बोल रहा है P इज ए 3x3 मैट्रिक्स। P जो है वो 3x3 का मैट्रिक्स है, बट पता नहीं किस वे में, उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, कैसे एलिमेंट्स हैं, वो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, बट मुझे उसका ऑर्डर पता चल चुका है 3x3, यानी उसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं। सच दैट P डैश इज इक्वल टू 2P प्लस आई, यानी P का जो ट्रांसपोज है वो 2 टाइम्स ऑफ P प्लस आई के बराबर है, जिसमें I मतलब क्या है, आपका यूनिट मैट्रिक्स है, वेयर P डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ P का ट्रांसपोज P डैश से हम डिनोट कर रहे हैं। आपसे बोल रहा है P की वैल्यू क्या है, I के बराबर है, माइनस आई के बराबर है, 2i के बराबर है, या माइनस 2i के बराबर है। बहुत ही अच्छा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, पेपर में आ चुका है। तो हमने बोला सर P का जो डैश है, अगर वो आपको 2P प्लस आई दिया है, तो ये जो चीज आपको दी गई है ये आपके लिए सत्य है ना, इसको मानकर, इसको बेस बनाकर आपको आगे बढ़ना है। अब आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, आप इसका ट्रांसपोज ले सकते हो। तो आपने इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया, तो आपको सामने भी ट्रांसपोज अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर थे। ठीक है, अगर आप स्क्वायरिंग करते हो, दोनों तो स्क्वायरिंग करते हो ना अलजेब्रा में, वैसे ही सेम है कि इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई किया तो इस पे भी करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे 2p का ट्रांसपोज आप कर रहे हो, 2p का ट्रांसपोज आप कर रहे हो, और i का ट्रांसपोज आप कर रहे हो। अच्छा, 2p में 2 जो है वो क्या है, स्केलर है, वो बाहर आ जाएगा। वो बाहर आ जाएगा तो आपके पास बचेगा p का ट्रांसपोज प्लस i का ट्रांसपोज। अच्छा, P का ट्रांसपोज, P का ट्रांसपोज 2P प्लस आई के बराबर है, तो लिख दो, यहां पर आएगा 2 टाइम्स ऑफ 2P प्लस आई। और I का ट्रांसपोज I ही होता है। कैसे, अरे I क्या होता है, 1001 या 100 010 001। जब आप उसका ट्रांसपोज लोगे, देख लो, करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 100 010 001। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। क्या ये दोनों बराबर है, हाँ बराबर है, ये भी आई ये भी आई, तो दोनों आई के बराबर ही है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो 2 2 सा कितना हो जाएगा, 4p प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, 2i प्लस आई, यानी कि 3i हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट पी का ट्रांसपोज पी के बराबर होता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। और यहां पर आपके पास में कितना था, यहां पर आपके पास में p इज इक्वल टू 4p प्लस 3i के बराबर हम पहुंच चुके हैं। अगर मैं 4p को इधर भेज दूं तो ये माइनस का 3p हो जाएगा, और ये 3i हो जाएगा, 3 3 कैंसिल करेंगे, माइनस n को उधर भेज देंगे, तो p की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस ऑफ आई, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है ये आपका सही जवाब होने वाला है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, 2022 में ये सवाल आपका आ चुका है, और ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पर बेस्ड है कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज लेने पर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, बस इन्हीं सब चीजों पर ये आधारित है। इसके अलावा आपको कुछ भी बहुत ही हाई लेवल नहीं पढ़ना होता है। ये छोटी छोटी जानकारी अगर आपको पता है तो आपका काम आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। नाम पर मत जाओ, बस याद रखो कि एक जगह लिखा था सिमेट्रिक और एक जगह लिखा था स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे ट्रांसपोज से लिंक्ड है ये समझ लेते हैं। तो अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और आपको फिर से वही मैट्रिक्स मिल गया, तो फिर हम उसे बोलते हैं सिमेट्रिक। मतलब ये आप खुद सोचो, अगर आप किसी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में चेंज कर रहे थे और आपको वो करने के बाद भी पता चलता है कि कोई चेंज ही नहीं हुआ, ये अभी भी वैसा का वैसा ही दिख रहा है, इसका मतलब कि वो सिमेट्रिक हो गया। जैसे कि ये आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका फर्स्ट रो कौन सा है, तो आप बोलोगे ये है, और इसका फर्स्ट कॉलम कौन सा है, तो आप बोलोगे ये है। क्या आप ये देखकर बता सकते हो कि इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम ही है? हाँ सेम ही है, 1 1 -1 1 1 -1। तो जब आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इंटरचेंज करोगे या फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से इंटरचेंज करोगे, तो कोई फर्क ही नहीं आएगा। कोई फर्क आएगा नहीं आएगा, तो आप करके देख लो। अगर आप यहां पर 1 1 -1 को ऐसे लिखते हो, फिर 1 2 0 को आप ऐसे लिखते हो, और -1 0 5 को आप ऐसे लिखते हो, तो आप मुझे खुद ही देख के बता दो कि क्या ये दोनों अलग हैं? अरे अलग है क्या, नहीं अलग ही नहीं है, ये तो सेम टू सेम हो गया। इसका मतलब जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे आपको फिर से वही का वही मिल जाए, तो फिर वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे और आपको नेगेटिव ऑफ ए मिल जाए, नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स मिल जाए, तो फिर वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा।
आप इसको देख लो, अगर आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये बनेगा 0 1 और -2। ये आपका जो फर्स्ट रो था ये फर्स्ट कॉलम बना, जो सेकंड रो है वो आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा, जो आपका थर्ड रो है वो आपका थर्ड कॉलम बन जाएगा। अब आप एक बार देखकर बता दो, ये मैट्रिक्स ए है और ये उसका ट्रांसपोज है। आप देखो 0 1 -2 था, बट यहाँ पर 0 -1 2 है, यानी कि जब मैं इसका नेगेटिव करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, जब मैं इसका नेगेटिव करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, और जब मैं इसका नेगेटिव करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ए का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ ए के बराबर है, और यहाँ पर ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के बराबर है। तो जब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो तो सिमेट्रिक, और अगर माइनस ऑफ ए के बराबर हो तो स्क्यू सिमेट्रिक। बात समझ में आ गई? क्लियर है? डाइजेस्ट हो गया? क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, वो अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमें चीजें और क्लियरली समझ में आएंगी आगे चलकर। अगर आप देखोगे जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या हैं? वो आपके सारे के सारे जीरो हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? जीरो होते हैं। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। बट सर ये जीरो ही क्यों होते हैं, कैसे? देखो, अभी आप ये समझो कि अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है तो मैं बोलता हूं ए जो है वो क्या होता है? ए जो होता है वो ए आई जे होता है। ठीक है, ए जो होता है वो क्या होता है? ए आई जे होता है। अच्छा, जब मैं ए आई जे का ट्रांसपोज लूंगा तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये ए जे आई हो जाएगा और ये ए आई जे हो जाएगा। तो यहां पर ये सिमेट्रिक के लिए है। ये किसके लिए? सिमेट्रिक के लिए। ठीक है। अगर मैं आपको स्क्यू सिमेट्रिक के लिए बात करता हूं तो आप फिर से क्या बोलोगे कि ए का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ ए के बराबर होता है। ये आपने लिखा ए आई जे का ट्रांसपोज, यहाँ लिखा माइनस ऑफ ए आई जे, यहाँ पर ये हो जाएगा ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे। अब मुझे बताइए जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान से देखो, ये जो है ये है आपका ए वन वन, ये जो है ये है आपका ए टू टू, और ये जो है ये आपका है A33। तो क्या आप ये पहचान पाए कि इन सभी जगह पे आई और जे बराबर बराबर है? आई और जे बराबर बराबर, यानी कि आई और जे बराबर करना पड़ेगा आपको इस केस में। तो जब आप आई और जे को बराबर करोगे, क्यू फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आई इज इक्वल टू जे, तो जब आई और जे बराबर होगा तो ये भी क्या बन जाएगा? ये भी बन जाएगा आपका ए आई आई, और ये बन जाएगा आपका ए आई आई। इनको एक तरफ करोगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए आई आई इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करने पे आपको पता चलेगा कि आपका जो ए आई आई है वो कितना है? जीरो है। और ए आई आई का मतलब होता है जब आपका आई और जेथ कॉलम का, या आपका जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स में ही आपका आई और जे बराबर होगा, तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो आपके क्या है? जीरो है। वो सब आपके क्या है? जीरो है। इसमें एक लर्निंग और मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो अभी स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा है उसका मतलब ये है कि सिमेट्रिक में तो आप लिखोगे A12 जो है वो आपका A21 के बराबर हो जाएगा, है ना? बट स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक में A12 जो है वो माइनस ऑफ A21 के बराबर होगा। ठीक है, माइनस ऑफ A21 के बराबर होगा। ठीक है ना? उसी तरीके से अब डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? A11 जो होता है वो माइनस ऑफ A11 के बराबर हो जाएगा। तो जब ये एक तरफ आएगा तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A11 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि A11 जो आएगा वो कितना आएगा? जीरो आएगा। A11 जो आएगा वो कितना आएगा? जीरो आएगा। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सर, सर के ऊपर से निकल गया, समझ में नहीं आया। बेटा मुझे एक चीज बताओ, आपका ये जो है ये A11 है, ठीक है, जब आप इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करोगे तो भी ये इसी पोजीशन पर रहने वाला है। तो आप जब बोलोगे कि ए जो है, ए का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ ए के बराबर है, तो इसका जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा और इसका जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा वो एलिमेंट तो सेम होगा, बट दोनों में रिश्ता क्या होगा कि इसका अगर ए है तो इसका माइनस ए के बराबर होगा। बस ये फर्क है। तो जब दोनों एक दूसरे के बराबर है और एक तरफ आएंगे तो ये आपका 2a की वैल्यू क्या होगी? जीरो, यानी ए कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? हाँ या ना? तो ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। और भी चीजें जो आपकी किताबों में दी जाती है उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो बात करते हैं कि सर आपका एक मैट्रिक्स है ए जिसको अपन इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर ये सिमेट्रिक है
यानी ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, यानी कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जी आई, ये मैं बता चुका हूँ। उसी तरह से अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर होगा, यानी कि ए का ए आई जे माइनस ऑफ ए जी आई के बराबर होगा। साथ ही साथ ऑल द मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे क्या बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स अगर है, अगर आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स है, तो इसे आप दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हो। ये मैट्रिक्स को मैं P प्लस क्यू मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकता हूं, जिसमें से अगर मैं इसको बोलता हूं कि ये सिमेट्रिक है, तो ये जो है ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अगर ये आपका सिमेट्रिक है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहां पर एक लर्निंग क्या है वो समझ लेते हैं, कि अगर हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है जिसे मैं ए बोल रहा हूं, और इस मैट्रिक्स को मैं P प्लस क्यू के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो P अगर सिमेट्रिक है, P अगर सिमेट्रिक है और Q अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, तो P क्या हो सकता है, और हमें इसको A के फॉर्म में लिखना है। तो ये होता है हाफ ऑफ A प्लस A का ट्रांसपोज, और Q जो होता है वो होता है आपका हाफ ऑफ A माइनस A का ट्रांसपोज। ये आपको याद रखना है। आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, मैं इसलिए बोल रहा हूं इसको ऐसा, क्योंकि अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, P प्लस क्यू को ऐड करोगे, तो आपको A मिलना चाहिए। आप देखो हाफ ऑफ A और हाफ ऑफ A को ऐड करोगे, तो क्या आपको A मिलेगा? हाँ मिलेगा। बट हाफ ऑफ ए का ट्रांसपोज माइनस हाफ ऑफ ए का ट्रांसपोज, जब ये एल्जेब्रिकली इनका समेशन होगा, एडिशन होगा, तो ये क्या बन जाएंगे? जीरो बन जाएंगे। तो एक्चुअली में अगर आप इनको ऐड करोगे तो आपको ए ही मिलने वाला है। बट सर ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक कैसे आया? ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये कैसे आया? ये कैसे पता चलेगा हमको? तो ये मैं आपको समझा देता हूँ, ये मैं आपको यहां पर समझा देता हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला कि कोई मैट्रिक्स ए है, इसको मैंने P प्लस क्यू के फॉर्म में लिखा, इस P को मैंने बोल दिया कि ये आपका सिमेट्रिक है, और इस Q को मैंने बोल दिया कि ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। ये जो P है ये एक्चुअली में हाफ ऑफ P, हाफ ऑफ A प्लस, हाफ ऑफ A प्लस A का ट्रांसपोज होता है, और ये जो Q है ये हाफ ऑफ A माइनस A का ट्रांसपोज होता है। अब मैं आपको प्रूफ कराना चाहता हूं कि ये सिमेट्रिक कैसे है, ये सिमेट्रिक कैसे है। समझ लो ये हाफ ऑफ A प्लस A का ट्रांसपोज पे अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं, हाफ तो कांस्टेंट है, उस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं, तो आप समझो कि आपको क्या मिलेगा? हाफ ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपको ए मिलेगा। अब आप देखो ये वही चीज है, ये वही चीज है जिसका आपने ट्रांसपोज लिया था, ये वही चीज है जिसका आपने ट्रांसपोज लिया था। यानी कि आप जिसका ट्रांसपोज ले रहे हो अगर वही का वही आ जाए ट्रांसपोज लेने के बाद, तो फिर ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेने जाता, हाफ ऑफ ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो यहां से मुझे क्या मिलता? हाफ तो कांस्टेंट है, ये क्या आता? ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होगा। बट अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन निकाल लूं, तो आपको समझ में आएगा कि ये बन जाएगा आपका कितना? ये बन जाएगा आपका a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो आप देखो कि आपने जिसका ट्रांसपोज लिया, क्या आपको वही ट्रांसपोज मिल रहा है विथ नेगेटिव साइन? तो आप बोलोगे हाँ। अगर आपने जिसका ट्रांसपोज लिया आपको वही ट्रांसपोज मिल उस आपने जिसका ट्रांसपोज लिया अगर आपको वही मैट्रिक्स मिल रहा है विथ नेगेटिव साइन, तो फिर जिसका आपने ट्रांसपोज लिया था वो क्या होना चाहिए? वो स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। बात समझ में आई? ये इस तरह के सवाल प्रूफ करने के लिए भी आते हैं हमारे पेपर में, ठीक है, वो भी हम आज करने वाले हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो अभी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ सवालों की बात करते हैं। जैसे आपसे बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है बट वो सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। और आपसे बोल रहा है ए बी डैश माइनस बी ए डैश इज, अब आपसे बोला ए बी डैश माइनस बी ए डैश इज क्या हो सकता है? नल मैट्रिक्स हो सकता है, यूनिट मैट्रिक्स हो सकता है, सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आप सोच के देखो
जब आपको खुद नहीं पता है कि ए और बी में एलिमेंट्स क्या हैं, तो आप उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप उनका ट्रांसपोज लेकर देख नहीं सकते। जैसे मैंने बोला मेरे को मालूम है कि ए क्या है, बी क्या है, बी का ट्रांसपोज ले लिया, फिर ए बी को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर ए का ट्रांसपोज ले लिया और बी और ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर लिया, और फिर जो मैट्रिक्स आया उसका डिफरेंस निकाल के देख लिया कि वो मैट्रिक्स हमें क्या दिखता है, क्या वो यूनिट मैट्रिक्स की तरह दिख रहा है, क्या वो हमें जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स की तरह दिख रहा है। तो ऐसा कुछ तो हमें है ही नहीं, हमारे पास ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स है ही नहीं, तो हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने का ही है ना ऑप्शन हमें मिल रहा है। तो अब हमने क्या किया, हमने बोला कि ये जो ए बी का ट्रांसपोज है माइनस बी ए का ट्रांसपोज है, इसको मैंने मान लिया कि ये एक मैट्रिक्स होगा जिसको हम बोल रहे हैं पी। अगर मैं पी का ट्रांसपोज ले लूं, यानी कि मैं ए बी डैश माइनस बी ए डैश का ट्रांसपोज ले लूं, तो आपको मालूम है कि इस पर ट्रांसपोज अप्लाई होगा, यानी ए बी डैश का डैश हो जाएगा माइनस बी ए डैश का डैश हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि जब ए बी पर मल्टीप्लाई हो, मतलब ए बी दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उस पर अगर अपन ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं तो ये उल्टा ओपन होता है, पीछे से ओपन होता है। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, माइनस यहां पर क्या होगा, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। ठीक है, अच्छा आपको मालूम है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपको वही मैट्रिक्स देता, तो ये बी बन जाएगा और ये ए का ट्रांसपोज, माइनस ये ए बन जाएगा और ये बी का ट्रांसपोज। अब आप देखो जिस चीज का आपने ट्रांसपोज लेना शुरू किया था ये उसके जैसा हो सकता है बट अभी नहीं है, हो सकता है बट अभी नहीं है। तो आपने बोला अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। इसका मतलब ये माइनस ऑफ क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। यानी कि आपने जिसका ट्रांसपोज लिया आपको वही का वही विथ नेगेटिव साइन मिल गया। इसका मतलब जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब हमारा सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। हमारा सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। बात समझ में आ रही है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो यानी कि आपने जहां से शुरुआत करी उसका ट्रांसपोज लेना शुरू किया, ट्रांसपोज लेने के बाद अगर आपको वही मैट्रिक्स मिल गया होता तो आप बोलते कि ये सिमेट्रिक है, बट आपको नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स मिल रहा है, इसका मतलब वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर बोल रहा है ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, ए बी इज सिमेट्रिक इफ, तो पहली बात तो ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब है कि ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर है और बी का ट्रांसपोज माइनस ऑफ बी के बराबर है। अब ये चीज तो हमें गिवन थी, आपसे बोल रहा है ए बी सिमेट्रिक हो सकता है कब, इन चार ऑप्शन में से आपको कंडीशन चूज करनी है, बतानी है। मैंने कहा ए बी जो है उसका मैं अगर ट्रांसपोज लूंगा, ठीक है, उसका अगर मैं ट्रांसपोज लूंगा तो बोला ए बी इज सिमेट्रिक, तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी आना चाहिए। भाई किसी का ट्रांसपोज लेने पर अगर वही का वही आ जाए तो फिर वो सिमेट्रिक है। तो बोल रहा है ए बी इज सिमेट्रिक, मगर कब वो बताना है। मैंने कहा ए बी पे अगर मैं ट्रांसपोज अप्लाई करता तो ये उल्टा ओपन होता, ये होता बी का ट्रांसपोज और फिर ए का ट्रांसपोज, पर ये बराबर किसके, ए बी के बराबर है। ये जो कंडीशन लगाई है ये कंडीशन इसलिए लगाई है क्योंकि ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर होगा, क्योंकि ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए बी मतलब मान लो ए इंटू बी करने पे मुझे सी मैट्रिक्स मिलता है, तो सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सी के बराबर होगा, तभी तो बोलूंगा कि सी जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है। अच्छा, उसके बाद इस पे मैंने अप्लाई कर दिया कि भैया रूल ट्रांसपोज कैसे ओपन होता है, पीछे से ओपन होता है। अब मुझे मालूम है बी का ट्रांसपोज माइनस ऑफ बी के बराबर है, ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर है, और ये बराबर है किसके, ए बी के। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये बनेगा बी ए और ये बनेगा ए बी। इसका मतलब ए बी और बी ए बराबर होंगे कब, अगर ए बी जो है वो सिमेट्रिक है। तो मैंने बोला ए बी और बी ए बराबर होंगे, ए बी और बी ए बराबर होंगे, ये सी ऑप्शन में मुझे दिखाई दे रहा है, बाकी जगह तो ऐसा कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब मेरा सही जवाब कितना है, ऑप्शन सी है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, अच्छा सवाल था ये। ठीक है, ये आपके 2023 में पूछा जा चुका है ना, 2023 में पूछा जा चुका है। तो आपका जो बेसिक है, आपका जो फाउंडेशन है, अगर वो अच्छा होगा आप आराम से सवाल कर लोगे। ठीक है, चलो अब यहां पर बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है 2054, वो बराबर है P प्लस क्यू के, बट उसमें से P क्या है, सिमेट्रिक, और Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। और आपसे बोल रहा है Q इसमें से क्या हो सकता है। अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मान लो ये जो मैट्रिक्स है ये आपका A मैट्रिक्स है, ये क्या है 2054,
और ये बराबर किसके, ये बराबर है P प्लस Q के, जिसमें से P जो है वो आपका सिमेट्रिक है और Q जो है वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर Q हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है और ये मैट्रिक्स A है, तो मैं Q को क्या लिख सकता हूं, मैं Q को लिख सकता हूं हाफ ऑफ A माइनस A का ट्रांसपोज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। और P को क्या लिख सकता हूं, P को लिख सकता हूं हाफ ऑफ A प्लस A का ट्रांसपोज। खत्म। अब मुझे अगर Q निकालने के लिए बोल रहा है वो, अगर वो मुझे Q निकालने के लिए बोल रहा है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे A पता होना चाहिए, वो तो गिवन है। A का ट्रांसपोज पता होना चाहिए, वो मैं निकाल लूंगा। तो मैंने कहा मेरे पास A का वैल्यू कितना है, 2054, और अगर मैं A का ट्रांसपोज निकालूं तो ये बनेगा 2054। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए A माइनस A का ट्रांसपोज। तो A माइनस A का ट्रांसपोज यानी कि इस मैट्रिक्स में से दोनों को, मतलब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना है। तो 2 माइनस 2 हो जाएगा आपके पास 0, 0 माइनस 5 हो जाएगा -5, फिर 5 माइनस 0 हो जाएगा 5, और फिर 4 माइनस 4 हो जाएगा 0। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो Q चाहिए। तो Q क्या है, Q जो है वो हाफ ऑफ A माइनस A का ट्रांसपोज है। तो यानी कि ये हाफ यहाँ लगा दिया, यहाँ पर कितना है 0, यहाँ पर है -5, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 0। अगर आप 1/2 को अंदर भेजोगे तो 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट -5 और 5 के नीचे 2 आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये बी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, 0 -5/2, फिर 5/2 और 0, यानी कि इस सवाल का सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी। अगर आपसे ये पूछा गया होता, सिमेट्रिक पूछा गया होता, पी पूछा गया होता, तो आप फिर क्या करते, आप दोनों का ट्रांसपोज, मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के इन दोनों को फिर आप ऐड कर देते। आप इन दोनों को क्या कर देते, ऐड कर देते। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप इसको ऐड करते, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख के बता देता हूँ कि यहाँ पर 2 प्लस 2 कितना होता, 4 होता, 0 प्लस 5 आपका 5 होता, 5 प्लस 0 5 होता, और 4 प्लस 4 8 होता, और बाहर 1/2 लगता। तो यहाँ पर फाइनली आपको जो मिलता मैट्रिक्स वो कितना मिलता, वो आपको मिलता 2, फिर मिलता 5/2, फिर मिलता आपको 5/2, और फिर मिलता आपको 4। तो ये आपके पास में क्या आ जाता, मैट्रिक्स P आ जाता, जो कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता। बट आपसे Q के बारे में पूछा गया था इस सवाल में, तो वो हमारा ऑप्शन बी होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, 2023 में ये सवाल पूछा गया था। आप देखिए पेपर में बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं। वो आसान तभी बन सकता है जब आपका बेसिक, आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा हो। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की। अब यहाँ पर एक सवाल, ये रेड कलर में क्यों है ना, अभी तक ये पर्पल में था, है ना, ये अभी तक पर्पल में था, ध्यान से देखिए, और ऑप्शन के साथ में था। अभी ये रेड में क्यों आ गया, क्योंकि आपके पेपर में कई तरह के सवाल आते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन आपके 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये वो सवाल है जहां पर आपको ऑप्शन नहीं दिए जाते, आपको इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है इफ मैट्रिक्स दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो ए बी सी कहां पर है, ध्यान से देखिए, ए बी सी कहां पर है, तो ए बी और सी यहां पर है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप ये तो समझ गए ना कि ए का जो ट्रांसपोज होगा वो माइनस ऑफ ए के बराबर होगा, या ए आई जे जो होगा वो माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर होगा। ये तो हम समझ गए, हाँ समझ गए। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये जो ए है, ये एक कौन सा वाला एलिमेंट है, मेरे को ये आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। अगर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो A12 जो होगा वो बराबर किसके होगा, ये A21 विथ नेगेटिव साइन के बराबर होगा। अब A21 देख लो, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 2, यानी कि ये बराबर होगा -2 के, यानी A की वैल्यू कितनी है, -2। A की वैल्यू कितनी है, -2। बात खत्म हो गई भाई साहब, खत्म। आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात कर रहे हैं बी की। तो मैंने कहा बी की बात कर रहे हैं, तो वैसे भी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी एक डायगोनल एलिमेंट है, तो बी को वैसे भी आप डायरेक्टली 0 ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट अगर आप बोलोगे कि बी जो है वो इस मैट्रिक्स का कौन सा एलिमेंट है, आप बोलोगे A22, और A22 बराबर किसके होगा, A ऑफ -22। तो अगर ये B है तो ये -B के बराबर है, यानी कि 2B जो है वो 0 है, यानी B जो है वो भी 0 है। आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पर बोल सकते हो कि यार B जो है वो डायगोनल एलिमेंट है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद अगर हम C की बात करें, तो C जो है वो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो A31 बराबर होगा -A13 के। A31 आपका C है, और माइनस ऑफ A13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना है आपका, 3 है, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। तो ये आपके पास में A B C की वैल्यू आ चुकी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, आसान है, इजी है, क्लियर है भाई।
हाँ या ना? ठीक है, ये सवाल आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? पक्का? चलिए, अब आपसे बोला शो दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। तो आपसे बोल रहा है कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के वो जीरो होते हैं। तो मैंने बोला कि अगर एक मैट्रिक्स गिवन है और मैं उसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा है, तो ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर होगा। फिर आप लोग लिखोगे ए आई जे का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे। फिर आप बोलोगे कि यहाँ पर जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये बन जाएगा ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे, माइनस ऑफ ए आई जे। अब आपको मालूम होना चाहिए कि फॉर डायगोनल एलिमेंट आई इज इक्वल टू जे, मतलब आई और जे बराबर होगा। तो यहाँ पर या तो आप ए आई आई लिख लो या तो ए जे जे लिख लो। ठीक है, मैंने आई आई लिख लिया। तो इसको एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए आई आई, ट्वाइस ऑफ ए आई आई इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करने पे आपको ए आई आई की वैल्यू कितनी मिलेगी? जीरो। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्या होते हैं? जीरो होते हैं, जिसको हम ऑलरेडी थ्योरी में और सॉल्व करके भी देख चुके थे पहले। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? हाँ या ना? चलिए एक बार इसको देख लीजिए। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज के सेशन में काफी कुछ सीखा होगा और काफी आसान तरीके से मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो इस सेशन को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश करिए और भी बच्चों तक इस कंटेंट को पहुंचाने की, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम बहुत सारे बच्चों के जीवन में छोटा सा बदलाव ला सकें। और अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।